फूरियर सीरीज में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट रिलेशन की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस पहले वीडियो को देखिए कि जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट रिलेशन नंबर 1 के बारे में बात की है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटीग्रेशन का इक्वेशन था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दूसरे रिलेशन के बारे में। वो दूसरा रिलेशन कौन सा है? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू पाई cos of mx into sin of nx dx in the case of m does not equal to n। मतलब कि जब आपकी एक कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होती है और आप उसका इंटीग्रेशन लेते हैं कौन सी लिमिट में, -π से लेकर पाई तक की, लेकिन वो केस कौन सा होना चाहिए कि जिसमें साइन और कोस के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले ये m और n मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो वैल्यू डज नॉट इक्वल टू के रिलेशन में होनी चाहिए। तो देखते हैं कि मैथमेटिकल सिचुएशन में इसका ये जो आंसर है वो किस तरह से चेकआउट हो सकता है। हमारा बेसिक रिलेशन कौन सा है? हमारा बेसिक रिलेशन है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू पाई cos ऑफ mx इंटू साइन ऑफ nx dx इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है m डज नॉट इक्वल टू n। तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि जब हमारे पास कुछ इस तरह से सभी कंडीशंस होती है और सभी डेटाज होता है तो उस डेटा के बतौर में हमें ये यहाँ पे चेक करना है कि क्या मेरे पास दोनों जो सीरीज है वो सीरीज इक्वल है या फिर डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सीरीज है वो सीरीज क्या है? डिफरेंट है। और दूसरी बात कि ये जो दोनों सीरीज है वो दोनों सीरीज मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। तो जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में भी बात की थी कि इंटीग्रेशन के पास जब हमारे पास कुछ इस तरह की डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिव की सीरीज होती है जो कि कितने भी बार आप इंटीग्रेशन कीजिए या फिर कितने भी बार आप इसका डेरिवेशन कीजिए इसका आंसर कभी जीरो नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम रिपीटेडली इसका मल्टीप्लिकेशन लेकर अगर इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो इसका आंसर बहुत ही लेंथी साबित होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि जिसके कारण हमारा ये इंटीग्रेशन आसान हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा ये जो बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन है वो रिलेशन कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। वो कौन सा रिलेशन है? वो रिलेशन है ये, मतलब कि 2 टाइम कोस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोस और साइन दोनों सीरीज का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि यहाँ पे भी कोस ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा कुछ इस तरह से दो सीरीज है और उन दोनों सीरीज में जो यहाँ पे एंगल के बतौर में यूज किया जाने वाला टर्म है अल्फा और बीटा वो दोनों इसी सिचुएशन में डिफरेंट है, जो कि हमारे लिए इस इक्वेशन में एक बेसिक कंडीशन है ना, m डज नॉट इक्वल टू n, वो भी यहाँ पे इस इक्वेशन में अप्लाई हो चुकी है। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में रिप्रेजेंट होने वाली टर्म राइट हैंड साइड में इसी इक्वेशन में कौन से फॉर्मेट में आ जाएगी? वो यहाँ पे एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगी। मतलब कि दोनों टर्म यहाँ पे सेपरेट आउट हो जाएंगे, जिसके कारण हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी होगी। तो क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड रिलेशन कौन सा है? 2 टाइम कोस ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सीरीज के साथ जो एंगल इस्तेमाल होता है वो एंगल यहाँ पे सिंगल सिचुएशन में है, जो कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे पहली टर्म के साथ, मतलब कि पहली साइन सीरीज के साथ ये दोनों एंगल यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में आएंगे और दूसरी साइन सीरीज के साथ ये दोनों एंगल यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में अप्लाई होंगे, जिसके कारण हमें यहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारे इस बेसिक इक्वेशन में भी इस सिचुएशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये इक्वेशन में, मतलब कि स्टैंडर्ड रिलेशन में ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें इस इक्वेशन को मैथमेटिकल कंडीशन को एज इट इज मेंटेन रखते हुए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन किस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, ये यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू पाई 2 टाइम कोस ऑफ mx इंटू साइन ऑफ nx dx। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
2 टाइम कोस ऑफ एम एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स। इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे लिखते हैं और दोनों को इंडिविजुअल इंटीग्रेशन की टर्म प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये पहले इक्वेशन में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि यहाँ पे एम एक्स प्लस एन एक्स कुछ इस तरह से यहाँ पे रिप्लेसमेंट में आएंगे। दूसरे इक्वेशन में अल्फा माइनस बीटा, मतलब कि एम एक्स माइनस एन एक्स कुछ इस इक्वेशन में साइन ऑफ एम एक्स माइनस एन एक्स इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। और दोनों को हमने इंटीग्रेशन भी इंडिविजुअली अप्लाई कर दिया है और लिमिटेशन तो दोनों को कॉमन ही रहेगी। फिर क्या करते हैं कि देखिए, इस एंगल में एम एक्स प्लस एन एक्स और इस एंगल में एम एक्स माइनस एन एक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो आपके m और n है वो दोनों क्या है, इंटीजर नंबर्स है। तो नंबर्स तो यहाँ पे अपने आप में अलग से इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन जो वेरिएबल टर्म है वो कौन सी है, वो है x, क्योंकि इस पूरे के पूरे इक्वेशन का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होने वाला है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे एंगल में से x को यहाँ पे आइसोलेट करना पड़ेगा। और x जैसे ही आइसोलेट होता है तो यहाँ पे ये टर्म दोनों कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। तो रीअरेंजमेंट के बाद में हमें क्या मिलता है, m प्लस n, वो दोनों इंटीजर नंबर या तो एडिशन के फॉर्म में या तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में कुछ इस तरह से ब्रैकेट में रहेंगे। और ये जो वेरिएबल वाला x है वो x यहाँ पे ब्रैकेट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसके कारण हमें यहाँ पे ये समझने में आसानी रहेगी कि x के आगे मल्टीप्लाई होने वाले ये m माइनस एन या तो m प्लस एन, वो जो दोनों टर्म है वो टर्म क्या होंगे, वो दोनों टर्म यहाँ पे इंटीजर ही होंगे, जिसके कारण जब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें उसे समझने में और उसे जस्टिफाई करने में क्या होगी, आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन ऑफ m प्लस एन एक्स डी एक्स और यहाँ पे साइन ऑफ m माइनस एन एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का इक्वेशन इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। लेकिन जब हम इसी साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, वो यहाँ पे होता है माइनस कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो साइन ऑफ इक्वेशन है, मतलब कि साइन सीरीज के ये जो दोनों टर्म्स है, इन टर्म्स का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ m प्लस एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ऑफ m प्लस एन एक्स। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आपके इक्वेशन में वेरिएबल के आगे कोई एक टर्म एज अ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होती है तो उस टर्म को आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन में कहाँ पे लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, जो कि एक इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x के आगे कोई ना कोई टर्म तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जा चुकी है, जिसके कारण क्या होगा, हमें इन दोनों टर्म को m प्लस एन को और m माइनस एन को एज अ रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ पे लिखनी पड़ेगी, दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन के डिनोमिनेटर में लिखनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे एज इट इज अप्लाई किया है। m प्लस एन और m माइनस एन दोनों को हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के इक्वेशन में कहाँ पे लिखी है, डिनोमिनेटर में लिखी है। तो इसके कारण ये जो आपका इंटीग्रेशन का इक्वेशन था, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इक्वेशन क्या बनता है, देखिए ये आपका साइन का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे बनेगा माइनस कोस ऑफ m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन, और यहाँ पे इसी तरह से दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, साइन ऑफ m माइनस एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कोस ऑफ m माइनस एन एक्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप इस इक्वेशन में देखते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव है, मतलब कि -1/2, जो कि यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नहीं आएगी। आपको मैं रिपीटेडली फिर से बता देता हूँ कि ये 1/2 के आगे ये जो यहाँ पे नेगेटिव साइन थी ना, वो नेगेटिव साइन अभी इस टर्म में यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस नेगेटिव साइन के बारे में आपको याद रखना है। फिर क्या होगा कि इतने इक्वेशन में से ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आप देखिए
कि यहाँ पे कोस जो टर्म है वो माइनस है और ये जो दूसरा टर्म कोस है वो भी क्या है, माइनस है। तो हम इन दोनों जो माइनस है ना, इस माइनस को हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होगा, जब आप यहाँ पे अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये जो उसकी एक्स्ट्रा एक नेगेटिव साइन आएगी जो कि इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डेंस में आएगी, वो नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं करने देगी। वरना क्या होगा कि कुछ इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव साइन यहाँ पे कोलैप्स होंगी तो आपको पॉसिबल है कि कोई मिस्टेक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस कोस ऑफ थीटा के इक्वेशन के आगे जो ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे इक्वेशन में बाहर ले लेते हैं, कॉमन आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन में से नेगेटिव साइन बाहर आने के कारण ये आपका 1/2 हो जाएगा -1/2 और इसके कारण इस ब्रैकेट के अंदर ये जो नेगेटिव टर्म थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जो हमारा इतना कंसिडरेशन था इस बेसिक इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्लेस करके इसका इंटीग्रेशन करने के बाद और उस इंटीग्रेशन में से नेगेटिव साइन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें ये जो फाइनल रिलेशन मिला है, यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पूरे के पूरे इस फाइनल रिलेशन को यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के कारण हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है, इस रिजल्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा प्रीवियस टर्म कौन सा था, प्रीवियस टर्म में हमारे पास था I = -1/2 इंटू द ब्रैकेट कोस ऑफ m + nx अपॉन m + n माइनस कोस ऑफ m - nx अपॉन m - n। तो अब हमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट को अप्लाई करना है, फिर इस लोअर लिमिट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले इन दोनों टर्म में जहाँ पे भी हमें x देखने को मिलेगा वहाँ पे हम इस पाई वाली अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, कोस ऑफ m + nx, इस x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे आएगा पाई, जबकि डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज। दूसरे टर्म में क्या होगा, माइनस साइन एज इट इज कैरी ऑन, और कोस ऑफ m - nx, x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे आएगा पाई और डिनोमिनेटर में m - n एज इट इज। तो ये हो गई अपर लिमिट की एप्लीकेशन। फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के रूल्स के अकॉर्डेंस में यहाँ पे आएगी नेगेटिव साइन और बाद में क्या होगा, ये यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई होगी। तो पहले इस इक्वेशन में कोस ऑफ m + n, x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे आएगा -पाई और डिनोमिनेटर में m + n एज इट इज। फिर ये जो हमारी नेगेटिव साइन है वो तो इस इक्वेशन में एज इट इज है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। फिर दूसरे इक्वेशन में कोस ऑफ m - nx, x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे रहेगा -पाई और डिनोमिनेटर में एज इट इज m - n। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये हो गए अपर लिमिट के कारण टर्म और ये हो जाते हैं लोअर लिमिट्स के कारण बनने वाले टर्म। फिर क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे अंदर अप्लाई करते हैं, लेकिन इस नेगेटिव साइन को अंदर अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कोस ऑफ -पाई और यहाँ पे भी कोस ऑफ -पाई, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो ये रिलेशन है वो रिलेशन में क्या है, कोस ऑफ -थीटा। तो देखिए कोस इक्वेशन कैसा है, एक इवन फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे कोस के साथ थीटा है, मतलब कि इसकी अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, यहाँ पे कोस ऑफ पॉजिटिव थीटा होने के कारण इसका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। लेकिन अगर आपका थीटा मतलब कि एंगल यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो भी इसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कि अगर आपका एंगल यहाँ पे पॉजिटिव है तो भी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आपका एंगल यहाँ पे नेगेटिव है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। मतलब कि एंगल चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो, कोस ऑफ थीटा का जो आंसर बन के आता है वो आंसर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये कोस जो इक्वेशन है, मतलब कि कोस जो ये सीरीज है वो सीरीज कैसी है, इवन सीरीज है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एंगल चाहे पॉजिटिव हो और एंगल चाहे नेगेटिव हो, दोनों सिचुएशन में आंसर बन के आता है पॉजिटिव। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका कोस ऑफ -पाई और कोस ऑफ -पाई है वो यहाँ पे -पाई की बजाय क्या हो जाएगा,
प्लस पाई हो जाएगा, जिसके कारण मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों माइनस वाले टर्म को यहाँ पे मैंने कर दिया है प्लस। दूसरी बात कि यहाँ पे इस ब्रैकेट में जब मैंने इस माइनस को इस तरह से प्लस कर दिया तो इसका जाहिर सा मतलब ये होता है कि ये जो नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, इसे अभी कोई मैंने इफेक्ट नहीं की है। तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये जो दोनों टर्म थे वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन इसके कारण इस पूरे के पूरे टर्म की जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन थी उसमें कोई फर्क नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के आगे की ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करता हूं, जिसके कारण क्या होगा, ये आपका पहला टर्म हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, और ये जो आपका दूसरा टर्म है वो पहले ही क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला टर्म बन जाएगा cos ऑफ m माइनस एन पाई अपॉन m माइनस एन, और ये पहला टर्म बन जाएगा cos ऑफ m प्लस एन पाई अपॉन m प्लस एन। अब देखिए इस फाइनल इक्वेशन में ये जो चार टर्म है, इस चार टर्म में क्या कोई सिमिलैरिटीज है, तो देखिए ये यहाँ पे जो टर्म है वो टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है, और इक्वल होने के साथ यहाँ पे इसकी जो साइंस है वो क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, जिसके कारण ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे कैंसल। कुछ इसी तरह से ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, मतलब कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या बन के आएगा, ये ब्रैकेट बन के आएगा यहाँ पे 0। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 0। तो कुछ इस तरह से ये हमारा इंटीग्रेशन का जो पूरा इक्वेशन था वो इक्वेशन यहाँ पे क्या आंसर देता है, 0 देता है। तो फिर से यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का एक इक्वेशन था जिसमें कि एक कोसाइन सीरीज और एक साइन सीरीज, मतलब कि दो अलग अलग सीरीज अलग अलग एंगल के साथ यहाँ पे क्या हुई थी, मल्टीप्लाई हुई थी, जिसका हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिटेशन क्या थी, वो लिमिटेशन थी -पाई से लेकर पाई तक की। तो इस लिमिटेशन के ऊपर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आंसर क्या बन के आता है, 0 बन के आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से 6 के 6 रिलेशंस को समझना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ इसी तरह से इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रिलेशंस वहाँ पे मिल जाएंगे।